बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है भैया। आ, मैंने आपको बताया था चैप्टर का नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है। इसमें आप पढ़ोगे दो चीजों को। एक बार फ्लूइड मोशन में रहेगा, एक बार फ्लूइड आपका रेस्ट में रहेगा। ठीक है। मोशन वाला अलग पार्ट है, रेस्ट वाला अलग पार्ट है। पहले हमें रेस्ट वाले पार्ट को पढ़ना। ठीक है। सबसे पहले फ्लूइड क्या होता है? तो कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो कर सके, जिसका बहाव हो सके, उसको हम क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं। गैस और लिक्विड दोनों ही क्या होते हैं? फ्लूइड की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि दोनों ही फ्लो कर सकते हैं। वही लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कुछ प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। जिसको आपको हमेशा ध्यान रखनी है। पहला क्या है भैया कि जो फ्लूइड के एटम और मॉलिक्यूल होते हैं जिनसे वो मिलके बना होता है, वो काफी उनका अरेंजमेंट क्या होता है? रैंडम होता है, कोई फिक्स नहीं होता। जैसे सॉलिड होता है, सॉलिड का मॉलिक्यूल फिक्स रहता है, एक जगह पर ही बैठा रहेगा। लेकिन जो ये गैस होता है या लिक्विड होता है, इसका मॉलिक्यूल लगातार क्या करता है? मूव करता रहता है। इसका अरेंजमेंट क्या होता है? रैंडम होता है। आप इसकी कोई मॉलिक्यूल की कोई पर्टिकुलर पोजीशन नहीं बता सकते। दूसरा, अगर आप किसी भी सॉलिड के बेस को फिक्स करके ऐसा टेंजेंशियल फोर्स लगाओ, तो इसका जो साइड होती है ए और बी, ए कहां चला जाएगा? ए डैश पर। और बी कहां चला जाएगा इस फोर्स की वजह से? बी डैश पर। ऐसा ए से ए डैश पर चला गया और बी कहां चला गया? बी डैश पर चला गया। इसको कहते हैं स्ट्रेन आ गया। क्या आ गया? यानी जब हम टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं किसी सॉलिड के ऊपर, तो उसके अंदर क्या आता है? स्ट्रेन आता है। क्या आता है? और अगर स्ट्रेन इलास्टिक लिमिट के अंदर होता है, तो बॉडी खुद को क्या करती है? रिस्टोर भी कर लेती है, अपनी शेप को रीगेन कर लेती है। लेकिन जब मैं फ्लूइड पे इसी तरीके का प्रेशर फोर्स लगाता हूं, टेंजेंशियल फोर्स, तो उस फोर्स की वजह से फ्लूइड के अंदर क्या होता है? फ्लो स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है? तो यानी फोर्स लगाने पर फ्लूइड रुकता नहीं है, क्या होता है? फ्लो करने लगता है। वही लिखा हुआ है, अ फ्लूइड कैन नॉट विदस्टैंड टेंजेंशियल फोर्स। जब हम किसी भी फ्लूइड पर टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं, तो वो रुकता नहीं है, वो फ्लो कर जाता है। ठीक है भैया। अगला लिखा हुआ है, फ्लूइड के पास ना तो डेफिनेट शेप होती है, ना साइज होता है। ठीक है भैया। सॉलिड के पास डेफिनेट शेप और साइज होता है, लेकिन फ्लूइड के पास डेफिनेट शेप और साइज नहीं होता। ये जिस कंटेनर के अंदर रखा जाता है, ये उसी कंटेनर की शेप को एक्वायर कर लेता है। यानी इसकी खुद की रिजिडिटी क्या होती है? जीरो। जो रिजिड होता है उसी की शेप और साइज होती है, जो रिजिड नहीं होता उसकी शेप और साइज नहीं होती। फ्लूइड की आपको शेप और साइज नहीं मालूम रहती है, जिस कंटेनर में रखा जाएगा उसी की शेप और साइज को एक्वायर कर लेगा, यानी इसके पास कोई रिजिडिटी नहीं होती। ठीक है भैया। फ्लूइड जिस कंटेनर, आपको पता है भैया फ्लूइड के मॉलिक्यूल रैंडम होते हैं, लगातार मूव करते रहते हैं। मूव करेंगे तो मोशन होगी, मोशन जिसके पास होती है उसके पास क्या होता है? मोमेंटम होता है। क्या होता है? जब कंटेनर में रखा जाएगा फ्लूइड, तो फ्लूइड के मॉलिक्यूल उस कंटेनर की वॉल से लगातार क्या करेंगे? टकराएंगे। टकराने पर फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स उस कंटेनर पे क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं। उस टोटल फोर्स को हम क्या कहते हैं? थ्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रस्ट फोर्स है, जिसकी एसआई यूनिट क्या होगी? न्यूटन ही होगी। डिफरेंस इन बिटवीन लिक्विड एंड गैस। लिक्विड और गैस के बीच में कुछ डिफरेंस होता है। होते दोनों फ्लूइड है, लेकिन कुछ डिफरेंस है। जैसे कि लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो ऑलमोस्ट फिक्स रहता है। जैसे आप पानी 1 लीटर का ले आए, आप बोतल को कितना भी पिचका लो, उसके अंदर का पानी 1 ही लीटर का रहेगा, यानी उसका वॉल्यूम आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो गैस होती है, गैस भर दो, हवा भर दो बोतल के अंदर, दबाओ तो दब जाएगी, यानी उसका वॉल्यूम चेंज होगा। यानी आप गैस के वॉल्यूम को चेंज कर सकते हो, लेकिन फ्लूइड लिक्विड के वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते। उसका वॉल्यूम क्या होता है? कांस्टेंट होता है। दूसरा कह रहा है भैया, लिक्विड जो होता है वो भी फ्लूइड है और गैस भी फ्लूइड होती है, लेकिन लिक्विड के मॉलिक्यूल लेस रैंडम होते हैं और सॉलिड के मॉलिक्यूल ज्यादा रैंडम होते हैं। जो ज्यादा रैंडम होगा, कंटेनर के अंदर रखे जाने पर वो दीवार पर क्या लगाएगा? ज्यादा फोर्स लगाएगा। समझ गए? और गैस क्या होती है? ज्यादा रैंडम होती है, तो इसलिए वो जब आप कंटेनर में रखोगे तो ज्यादा फोर्स लगाएगी एज कंपेयर टू लिक्विड। समझ गए? चलो, देखिए इस चैप्टर की दो ब्रांच है। ठीक है। एक होती है फ्लूइड स्टैटिक, दूसरी होती है फ्लूइड डायनेमिक। फ्लूइड स्टैटिक क्या है? देखिए हम यहां पर पढ़ेंगे तो फ्लूइड के बारे में ही, और फ्लूइड से रिलेटेड बहुत सारे फिनोमिना को पढ़ेंगे, लेकिन हर फिनोमिना में फ्लूइड आपका क्या रहेगा? रेस्ट में रहेगा। किसी भी फिनोमिना में आपका फ्लूइड मोशन में नहीं रहेगा। वही लिखा हुआ है, it is the branch of physics in which we deal with the different phenomena related to fluid at rest। सब
यहाँ पर रेस्ट में ही पढ़ना है फ्लूइड के बारे में। और रेस्ट में क्या क्या पढ़ोगे आपको एग्जाम्पल है क्या, अगर मैं इनको पढ़ाऊंगा, हाइड्रोस्टैटिक, प्रेशर, सरफेस टेंशन और टेरिसरी थ्योरम, ये आपको पढ़ना है, ठीक है भैया। फिर आता है आपका हाइड्रोडायनेमिक, अभी पढ़ नहीं रहे, अभी इंट्रोडक्शन हो रहा चैप्टर, ठीक है। फिर आता है आपका हाइड्रोडायनेमिक। हाइड्रोडायनेमिक क्या, ये हाइड्रो मतलब होता है फ्लूइड, लिक्विड। हाइड्रोडायनेमिक में आता, हम पढ़ते तो फ्लूइड के बारे में है, लेकिन इस केस में फ्लूइड आपका क्या होना चाहिए, मोशन में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील विद द डिफरेंट फिनोमिना रिलेटेड टू फ्लूइड इज इन मोशन। और यहां पर आप पढ़ोगे विस्कोसिटी को, बर्नौली थ्योरम को और वेंचुरी मीटर को, ठीक है भैया, अलग अलग पढ़ाएंगे इसको, ठीक है भैया। फिर आता है थ्रस्ट, आपको याद है ना थ्रस्ट क्यों लगता है, क्यों लगता है थ्रस्ट, सुशील थ्रस्ट क्यों लगता है? हेलो, कहाँ से? विकास दिए गए नंबर। थ्रस्ट क्या होता है, थ्रस्ट ऑफ फ्लूइड क्या होता है? दिमाग लगा, आता है तेरे को, मुझे पता नहीं रहा। रैंडम होते हैं, मोशन में होते हैं, मोशन में होते हैं, उनके पास क्या होगा, मोमेंटम होगा। मोमेंटम के साथ जब वो दीवार पर टकराएंगे, किसकी दीवार पर, कंटेनर की दीवार पर, तो टकराएंगे तो भैया क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। उसी टोटल फोर्स को हम क्या कहते हैं भैया, थ्रस्ट कहते हैं। थ्रस्ट फोर्स है, इसलिए इसकी एसआई यूनिट क्या होगी। तो अगर पूछा जाएगा थ्रस्ट क्यों लगता है, तो भैया सीधा बोलना, थ्रस्ट लगता है मॉलिक्यूल्स के टकराने की वजह से। किसके मॉलिक्यूल्स के, फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स के दीवार से, कंटेनर की दीवार से टकराने की वजह से थ्रस्ट लगता है, ठीक है भैया, वही लिखा हुआ है। थ्रस्ट क्यों लगता है, तो थ्रस्ट लगता है भैया आपका, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल विद द वॉल ऑफ कंटेनर की वॉल से मॉलिक्यूल जब टकराते हैं, किसके मॉलिक्यूल, फ्लूइड के मॉलिक्यूल, तो वही जो फोर्स लगाते हैं उस टोटल फोर्स को हम क्या कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। गैस थ्रस्ट लगाती है और लिक्विड थ्रस्ट लगाता है, सॉलिड कभी थ्रस्ट नहीं लगाता। सॉलिड केस में आप फोर्स बोलोगे, क्या बोलोगे, और फ्लूइड के केस में आप फोर्स को क्या बोलोगे, थ्रस्ट। वो तो दोनों सेम है। एसआई यूनिट क्या होगी, न्यूटन। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा आता है, तो इसमें एक बार मैं और प्रूफ करा दे रहा हूं। कह रहा है शो दैट दी जो फोर्स लगता है, शो दैट दी फोर्स ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ये हमें शो करना है कि जो कंटेनर की वॉल पे फोर्स लगता है वो कैसा है, परपेंडिकुलर। तो उसके लिए मैं क्या बनाऊंगा, सबसे पहले कंटेनर, क्या बना रहा हूं, कंटेनर। कंटेनर के अंदर मैंने मान लिया कि भैया परपेंडिकुलर नहीं लग रहा फोर्स, कुछ इस तरीके से लग रहा है। कितना एंगल बन रहा है इसका, थीटा। अगर आप देखोगे तो इसको रिजॉल्व करूंगा तो एफ, ये क्या होगा, कॉस थीटा, और इधर क्या आएगा, एफ साइन थीटा। आपका ये फोर्स कैसा है, टेंजेंशियल फोर्स है। कैसा है ये, और आपको पता है जब आप टेंजेंशियल फोर्स लगाते हो तो लिक्विड रुकता नहीं है, फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। और आप जानते हो कंटेनर के अंदर जो लिक्विड है वो किसमें है, रेस्ट में है। इसका मतलब ये वाला फोर्स नहीं है, ये होता तो कंटेनर के अंदर रखा लिक्विड रेस्ट में नहीं, मोशन में होता। लेकिन हम जानते हैं ये रेस्ट में, इसका मतलब एफ कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, जीरो है। कॉस थीटा की वैल्यू जीरो है, और कॉस थीटा जीरो कब होता है, जब कॉस क्या होता है भैया, 90 होता है। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री। यहां से ये पता लग गया कि भैया जो थ्रस्ट यानी फोर्स है वो कंटेनर की वॉल के क्या लगता है, परपेंडिकुलर। समझ गए भैया, ये प्रूफ करने के लिए आता है। आगे बढ़ते हैं। प्रेशर, प्रेशर क्या होता है भैया, कौन बताएगा, मैं बताता हूँ। भैया प्रेशर क्या होता है, प्रेशर फोर्स है, क्या है, लेकिन किस पे लगता है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया। जो फोर्स 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर लगता है उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं भैया, प्रेशर कहते हैं। 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर लगने वाले फोर्स को हम प्रेशर कहते हैं, ठीक है भैया। तो मैंने कहा भैया वही लिखा हुआ है, फोर्स पर यूनिट एरिया या 1 मीटर स्क्वायर पे लगने वाले फोर्स को हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। अपने पास एक शीट थी,
जिसका एरिया क्या था, ए मीटर स्क्वायर, क्या था, और इस एरिया पर कितना फोर्स लग रहा है, एफ, कितना लग रहा है, तो ए मीटर स्क्वायर पे कितना फोर्स लग रहा है बेटा, एफ, तो 1 मीटर स्क्वायर पे कितना फोर्स लगेगा, और 1 मीटर स्क्वायर पर जो फोर्स लगता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन में एरिया यहां से आ गया। अच्छा, एसआई यूनिट क्या होगी, फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, और एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की एसआई यूनिट होगी। अब आज का नया टॉपिक है, ठीक है, ये है मेजरमेंट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। पहले सबसे 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 पहले समझिए कि एक स्प्रिंग के ऊपर फोर्स कैसे निकाला जाता है। तो आपको याद होगा, आप किसी भी स्प्रिंग को जब खींचते हो तो ये जो फोर्स लगता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप स्प्रिंग को कितना खींच रहे हो। अगर आप स्प्रिंग को ज्यादा खींचोगे, यानी एक्स की वैल्यू ज्यादा होगी, या स्प्रिंग को ज्यादा दबाओगे, तो उस केस में आपको फोर्स भी क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा। और अगर आपका एक्स कम है, यानी आपने स्प्रिंग को कम खींचा या कम कंप्रेस किया, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। यानी ये जो फोर्स लगता है वो किस पे डिपेंड करता है, एक्स पर। किस पे डिपेंड करता है, एक्स क्या है, जो आपने खींचा है या दबाया है स्प्रिंग को, यानी स्प्रिंग की लेंथ में चेंज, क्या, स्प्रिंग की लेंथ में जो चेंज हुआ है, अब खींचने से हुआ चाहे दबाने से हुआ है, जो भी लेंथ में चेंज हुआ है उसी को मैंने क्या लिया है, एक्स लिया है। क्या लिया है, और वो किस पे डिपेंड करता है, फोर्स पे। ज्यादा फोर्स लगाओगे तो स्प्रिंग ज्यादा दबेगी या ज्यादा खींचेगी, बराबर बात है। कम फोर्स लगाओगे तो स्प्रिंग कम दबेगी या कम खींचेगी, समझ गए। तो जो फोर्स होता है वो एक्स के, यानी स्प्रिंग के अंदर जो स्प्रिंग की लेंथ में जो चेंज आया उसके डायरेक्टली होती है, ठीक है। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं, लिखते हैं एफ इन इक्वल्स टू में के एक्स, क्या है, यहां पर एक्स के जो है, एक्स तो क्या है, चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग, चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग, लेंथ ऑफ स्प्रिंग, और के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। ये हर स्प्रिंग के लिए आपको पता है अलग अलग होता है। के की वैल्यू हार्ड स्प्रिंग के लिए क्या होगी वंश, जो बहुत टाइट स्प्रिंग होती है जिसको खींच पाना और कंप्रेस कर पाना दोनों ही मुश्किल होता है, ज्यादा होगी। जितनी हार्ड स्प्रिंग होगी जिसको खींच पाना और कंप्रेस कर पाना दोनों मुश्किल होगा, उसके लिए के की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। और जो सॉफ्ट स्प्रिंग होती है पेन में, जिसको खींच पाना कंप्रेस कर पाना बड़ा आसान होता है, उसके लिए के की वैल्यू क्या होती है, बहुत कम होती है। तो ये आपको गिवन रहेगा हमेशा, क्या रहेगा, किसी भी स्प्रिंग के लिए के की वैल्यू आपको गिवन रहेगी, और एक्स आप मेजर कर सकते हो, क्योंकि आपको पता लग जाएगा भैया कि स्प्रिंग की लेंथ में कितना बदलाव आया है, चेंज आएगा। आपको स्प्रिंग की लेंथ पहले की पता है, मान लो स्प्रिंग बगैर फोर्स लगाए लेंथ है 1 मीटर, क्या है, फोर्स लगाने के बाद उसकी लेंथ क्या होगी, 2 मीटर, तो चेंज कितना आया, 1 मीटर का, वो एक्स जो है वही 1 मीटर है जो चेंज आया है, समझ गए। तो एक्स को आप मेजर कर लोगे, के की वैल्यू आपको गिवन रहेगी, तो आप फोर्स को आसानी से निकाल सकते हो के और एक्स की गुणा करके, समझ गए। अब ध्यान दीजिए, टॉपिक का नाम है भैया मेजरमेंट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। आप हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को, यानी पानी के प्रेशर को किस प्रकार से मेजर करोगे। हमारे पास एक डिवाइस है, ठीक है, वो डिवाइस कुछ इस तरीके का बना, भैया कंसंट्रेशन पूरी यहीं पे होनी चाहिए, ठीक है। वो डिवाइस कुछ इस तरीके का बना हुआ है, ये है, ये जो पिस्टन है इसे कहते हैं पिस्टन। और आपको बता दूं, जो भी पिस्टन होता है वो मूव कर सकता है, ऊपर नीचे जा सकता है। पिस्टन देखा ना आपने बाइक गाड़ी का, वो भी मूव कर सकता है ना, तो ये ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, ठीक है। इसके अंदर लगी है एक स्प्रिंग, और यहां पर लगा हुआ एक स्केल। अब क्या है, अच्छा, ये पिस्टन है, इसका एरिया कितना है, ए मीटर स्क्वायर, कितना एरिया है, ठीक है। अब ये अभी रखा हुआ है, हम जब इसको पानी में डुबोते हैं तो आपको पता है पानी में कोई चीज डूबती है तो पानी उसके ऊपर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। क्या लगाता है, कैसे लगाता है, क्योंकि पानी ऊपर से, पानी के मॉलिक्यूल ऊपर से आकर के इसके पिस्टन से टकराएंगे, और जब पानी के मॉलिक्यूल इससे आकर टकराएंगे तो उसके ऊपर क्या लगाएंगे, फोर्स, समझ गया, इसके ऊपर क्या लगाएंगे, फोर्स। तो हम देख रहे हैं ए मीटर स्क्वायर पर कितना फोर्स लग रहा है, एफ। अच्छा, एफ की वैल्यू कैसे निकलेगी, तू बता मुझे। आपको इसका क्या पता है, स्प्रिंग कांस्टेंट पता, गिवन है, ये क्या है,
गिवन है, और इस फोर्स की वजह से ये जो स्प्रिंग दबेगी, जो एक्स आएगा, जो इसकी स्प्रिंग में लेंथ में बदलाव आएगा, आपको पता ना ऊपर से फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है तो ये क्या होगा, पिस्टन को दबाएगी दबाएगी तो ये स्प्रिंग भी क्या होगी, नीचे आएगी, और जो बदलाव आएगा आप यहां से मेजर कर लोगे स्केल से। ठीक है, तो आपको क्या पता है, आप लेंथ में चेंज देख लोगे और हम फोर्स निकालेंगे, फोर्स की वैल्यू क्या होगी, के एक्स। क्या होगी फोर्स, तो वो देखो ना, फोर्स ऐसे निकाल लिया, के एक्स। ठीक है, फोर्स पता लग गया, कितना लग रहा है, के एक्स। एरिया पता है कितना एरिया है, ए, तो प्रेशर क्या लग रहा होगा, फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स कितना लग रहा है बेटा, के एक्स, और एरिया कितना है। तो इस तरीके से आप पानी का प्रेशर निकाल सकते हो, पानी के बॉटम में इतनी गहराई पर कितना प्रेशर है। कैसे क्या करोगे, आप इसी डिवाइस को ले आओगे, पानी के अंदर डुबो दोगे, डुबोगे तो पानी के मॉलिक्यूल यहां पर फोर्स लगाएंगे, और उसकी फोर्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो आपको जो स्प्रिंग है उसका कांस्टेंट पता होगा, कि पता होगा, और जो इसके अंदर जो पानी ने फोर्स लगाया, जो स्प्रिंग दबी है एक्स, वो मेजर कर लोगे यहाँ पे स्केल पे, तो आपको के भी पता लग गया, एक्स भी पता लग गया, तो आप के की वैल्यू यहां रखोगे, आप एक्स की वैल्यू पता रखोगे, और जो ये पिस्टन है उसका एरिया आपको गिवन रहेगा, वो यहां पे रखोगे, तो आप आसानी से प्रेशर को निकाल सकते हो। अच्छा, दूसरी बात, आप इसको जितनी गहराई में ले जाओगे उतने ज्यादा इसके ऊपर क्या रहेंगे, पानी के मॉलिक्यूल रहेंगे, और उतना ही ज्यादा क्या होंगे, इसके ऊपर टकराएंगे, उतने ज्यादा क्या लगाएंगे, फोर्स, और जितना ज्यादा फोर्स लगे उतना ज्यादा क्या होगा, प्रेशर रहेगा। समझ गए भैया, तो इस तरीके से हम प्रेशर का मेजरमेंट करते हैं पानी के अंदर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़े। ठीक है, फिर आता भैया एप्लीकेशन ऑफ, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। देखिए, हमने अभी देखा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, फोर्स अपॉन में एरिया। यदि आप प्रेशर को बढ़ाना चाहते हो तो दो तरीके हैं, या तो फोर्स को बढ़ा दो या एरिया को कम कर दो, और अगर प्रेशर को कम करना चाहते हो, या तो आपके पास दो तरीके अभी भी हैं, या तो फोर्स को या एरिया को बढ़ा दो। समझ गए, अगर आप फोर्स को प्रेशर को बढ़ाना चाहते हो तो ये करो, और अगर प्रेशर को घटाना चाहते हो तो ये करो। प्रेशर को बढ़ाना चाहते हो तो ये, और प्रेशर को घटाना चाहते हो तो ये। समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आदित्य मैं प्रेशर बढ़ाना चाहता हूं, मैं क्या करूंगा, मेरे पास दो तरीके क्या क्या है, या तो फोर्स को या एरिया को कम कर दूं। कम क्यों करो, क्योंकि यूनिवर्सली है। अब प्रेशर को घटाना चाहता हूं तो बट साहब, प्रेशर को कम करना चाहता हूं तो क्या करूं मैं, फोर्स को बढ़ाएगा तो प्रेशर बढ़ेगा ना, फोर्स को कम करेगा और एरिया को बढ़ाएगा। बस यही दो चीजें अगर आपको ध्यान है तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन डायरेक्टली लिखवा रखी है, आप समझ सकते हो। चलो देखते हैं भैया, पहली एप्लीकेशन क्या है कि शार्प नाइफ कट बेटर देन दी ब्लंट नाइफ। ब्लंट नाइफ का मतलब होता है जिसकी धार मुड़ी हुई हो, और शार्प मतलब होता है जिसकी धार एकदम पेनी हो। जो शार्प नाइफ होती है उसकी धार का एरिया बहुत कम होता है। क्या होता है, जब एरिया बहुत कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, और जहां प्रेशर ज्यादा लगता है वो चीजें आसानी से क्या होती है, कट जाती है। लेकिन ब्लंट नाइफ का जो काटने वाला पार्ट है उसका एरिया क्या होता है, ज्यादा रहता है। क्या रहता है, मुड़ी आती है ना वहां से, तो एरिया बढ़ जाता है। एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा, और प्रेशर कम हो जाएगा तो क्या होगा, चीजें आसानी से नहीं कटेंगी। समझ गए, इसलिए शार्प नाइफ ज्यादा अच्छे से काटती है एज कंपेयर टू ब्लंट नाइफ, यानी जिसकी धार मुड़ चुकी है। ठीक है, अगला क्या है भैया, रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं, आपने रेल देखा होगा, रेलगाड़ी के जो ट्रैक्स होते हैं वो हमेशा स्लीपर के ऊपर होते हैं। स्लीपर मतलब आपने देखा होगा, लकड़ी, पहले लकड़ी के होते थे, अब लकड़ी के नहीं होते, अब सीमेंट के होते हैं। लकड़ी के इसलिए नहीं होते क्योंकि भैया पेड़ बहुत काटने पड़ते हैं स्लीपर्स के लिए, तो इसलिए उन्होंने कंक्रीट के बना दिया स्लीपर्स, काफी ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं, काफी टाइम तक चलते हैं। ठीक है, तो ये लकड़ी लगाने का क्या फायदा है, लकड़ी लगाने का क्या फायदा है, ठीक है, क्यों लगाते हैं लकड़ी। देखिए बड़ा सिंपल सी बात है, अगर मैं केवल पटरी लगाऊंगा तो पटरी का कितना ही एरिया होता है, छोटा सा एरिया होता है। पटरी जिस पर रेल चलती है उसका एरिया कितना होता है, छोटा सा, और इतनी भारी ट्रेन चलती है। भारी ट्रेन का मतलब फोर्स क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, तो प्रेशर तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अब क्या करें भाई, इतनी भारी ट्रेन उतनी पतली सी पटरी पे चल रही है, प्रेशर बहुत ज्यादा लग रहा है, ज्यादा प्रेशर की वजह से पटरी क्या होती है, धंस जाती है। क्या हो जाती है, धंस जाती है। इसी चीज को ओवरकम करने के लिए हम पीछे अंदर नीचे क्या लगा देते हैं, स्लीपर्स, जिससे ये पटरी का जो इतना एरिया होता है ये मिल करके अब इतना बड़ा एरिया बन जाता है,
और एरिया जब बढ़ जाता है तो प्रेशर क्या होता है, बहुत कम हो जाता है। और जब प्रेशर कम हो जाएगा तो भैया पटरी अब धंसेगी नहीं, पटरी सालों साल चलेगी। समझ गया? ये हो गया। अगला कह रहा है हम जो है अगर रेत में बोला जाए भैया भागो, नंगे पैर भागो, ठीक है भैया, तो बड़ी मुश्किल से भाग पाएंगे। लेकिन ऊंट धागा भागते जाता है। ठीक है, क्यों भैया? बड़ा सिंपल सी बात है, हमारे जो पैर है ना, हमारे पैर पैर का सरफेस एरिया बहुत कम होता है। क्या होता है? ठीक है, एरिया कम होने की वजह से प्रेशर क्या लगता है, ज्यादा लगेगा। प्रेशर ज्यादा लगने की वजह से हमारे पैर क्या होंगे, बार बार रेत के अंदर क्या होंगे, घुस जाएंगे। बार बार रेत में जाने की वजह से जब रेत के अंदर धसेगा पैर तो फिर निकालने में क्या होगा, दिक्कत होगी। इसलिए चलने में हमें क्या होती है, दिक्कत होती है, क्योंकि हमारे पैर बार बार प्रेशर ज्यादा लगने की वजह से धस जाते हैं। प्रेशर ज्यादा क्यों लगता है, क्योंकि हमारे पैर का एरिया क्या होता है, कम होता है। ठीक है, लेकिन ऊंट के केस में क्या होता है, ऊंट का जो पैर होता है वो ऐसा होता है, गोल, इस तरीके का, मतलब बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है मेरे ख्याल से, इतने के आसपास, इतना ही होता होगा। ठीक है, बॉटम पार्ट एकदम गोल। ऊंट का पैर क्या होता है, ऊंट के नीचे का एरिया काफी ज्यादा होता है। एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा। और जब प्रेशर कम लगेगा तो क्या होगा भैया, उसके पैर धसेंगे नहीं, वो आसानी से क्या करता है, रेत पे भाग सकता है। एक और क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि भैया जब कील का बॉटम पार्ट क्या होता है, पेना रहता है, तो वो आसानी से दीवार में घुस जाती है। लेकिन जब बॉटम पार्ट क्या होता है, थोड़ा सा ऐसा मुड़ा होता है, ऐसा एरिया ज्यादा होता है, तो आसानी से दीवार में नहीं घुस जाती, उल्टा टेढ़ी हो जाती है। समझ गया? बॉटम पार्ट जब पेना होने की वजह से एरिया क्या होता है, कम हो जाता है, प्रेशर क्या लगता है, ज्यादा लगता है, वो आसानी से दीवार में क्या होगी, घुस जाएगी। लेकिन अगर एरिया ज्यादा होगा, प्रेशर कम होगा, वो आसानी से दीवार में नहीं जा पाएगी। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा था। क्वेश्चन क्या है दूसरा, कि भैया जो बस्ता होता है, बस्ता बैग, उसकी जो स्ट्रिप्स होती है, ठीक है, जो बड़े बैग आते हैं जिसको टांगते हैं, ठीक है, या वो टूरिस्ट वाले बैग होते हैं, वो भी चौड़े, उनके रिबन बड़े चौड़े चौड़े होते हैं। क्यों? तो भैया चौड़ा रहेगा तो एरिया क्या लगेगा उसका ज्यादा, प्रेशर क्या लगेगा कम, आपके कंधे क्या होंगे, सुरक्षित रहेंगे। लेकिन आजकल की लड़कियां फिजिक्स को चैलेंज कर रही हैं, वो हमेशा पतले फंदे वाला बैग ही लेके घूमती है। ठीक है, समझ गए? जो कि दुखदाई होता है, थोड़े ज्यादा 4-5 कॉपी रख लो, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बड़े चौड़े फंदे वाला बैग रखा करो, चौड़े फंदे वाला। ठीक है, आजकल एक और बैग चला है, इतना बड़ा बैग होता है लड़कियों का, इतना सा होता है, और उसमें फंदा बहुत लंबे लंबे होते हैं यूं करके। अब मुझे समझ में नहीं आता इस बैग में आता क्या है। इस बैग में अगर मोबाइल भी खड़ा करके डाल दोगे तो वो नहीं आ सकता इसमें, मैं लिख के दे रहा हूँ। कौशल के पास है क्या वाला बैग है? अच्छा, तो ये वाला बैग देखा होगा, सबने देखा होगा, प्लास्टिक का आता, चमकता रहता है बहुत ज्यादा। चलो भैया, अब एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान दिए बेटा। कह रहे हैं हमारे पास दो थाई बोन है, थाई बोन जानते हो ना, ये जांग वाली हड्डी। कह रहे हैं दोनों का जो एरिया होता है, मतलब एक थाई बोन का जो एरिया है वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना, तो आपको याद होगा मैंने कहा था 10⁻⁴ से गुणा कर दो, तो ये किसमें चेंज हो गया, मीटर स्क्वायर में एरिया बदल गया। एक थाई बोन का एरिया कितना आ गया, 10⁻³ मीटर स्क्वायर। क्या आ गया? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना, तो सीधा 10⁻⁴ से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हुआ, मीटर स्क्वायर में आ गया एरिया एक थाई बोन का। अच्छा, दोनों थाई बोन पे कितना मास है, 40 किलो। तो एक थाई बोन पे कितना मास होगा, 20 किलो। तो मास पता लग गया भैया, एक थाई बोन पे कितना है, 20 kg। कह रहा बताओ एक थाई बोन पे प्रेशर कितना लग रहा है। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या था बेटा, फोर्स अपॉन में, अच्छा यहाँ पर फोर्स कौन है, तो बॉडी का वेट, बॉडी का, तो फोर्स यहाँ पे क्या लिख दो, वेट अपॉन में एरिया। वेट क्या होता है, mg। क्या होता है, क्या हुआ, वेट होता है आपका m इंटू में g अपॉन में एरिया। m कितना बेटा, एक थाई बोन पे कितना मास है, 20 kg। उसका g की वैल्यू क्या होगी, 9.8। एरिया कितना होगा, ये रहा, सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। बहुत प्यारा टॉपिक है। आगे बढ़ते भैया, बात करते हैं डेंसिटी। आपने डेंसिटी केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं आपको डेंसिटी का एक्चुअल मीनिंग नहीं पता होगा।
डेंसिटी आपको मास अपॉन वॉल्यूम पता है, लेकिन डेंसिटी होती क्या है? सबने केमिस्ट्री पर रखा है, हाँ? क्या होता है वंश? डेंसिटी। आप एक क्यूब बना लो, क्या बना लो? क्यूब। क्यूब जानते हो ना, जिसकी 12 साइड्स होती है। 12 होती है भाई, 4 ऊपर 4 नीचे और 4 साइड में। अब क्यूब, देखो गिनो, देखिए ये कितनी होगी? 4, साइड बोलो साइड, कितनी साइड है गिनो? 6, 1 2 3 4, ठीक है। 4 क्या होंगी? 5 6 7 8। हाँ, अबे साइड ही बोल रहा हूँ मैं, ये साइड कौन साइड तू कह रहा है? ये साइड है, ये साइड होती है क्यूब की साइड। फेस, तुम फेस की बात कर रहे हो, फेस 6 होती है और साइड 12 होती है। बड़ी बहुत दिक्कत है तुम्हारे साथ यार, आपको आज तक पता ही नहीं क्यूब में कितनी साइड्स होती है। अबे एज और साइड एक ही होती है, पता है? नहीं पता, आज सुनो। अच्छा इसमें साइड क्या होगी तू बता, चल इसे एच कहते हैं, साइड बता है। 8 गिना, 12 होती है, मान ले 12, मैं गिना रहा हूं। तो भैया फेस 6 होते हैं और जितने भी फेस होते हैं सब स्क्वायर शेप के होते हैं, क्या होते हैं? ठीक है, और साइड क्या होती है? 12 होती है, ठीक है। 4 ऊपर 4 नीचे और 4 क्या होते हैं? साइड, जिसको आप एच भी कहते हो भाई। सुन लीजिए, तो आपने एक क्यूब बनाया, ओ भाई प्लीज, 8 कहां से होगी भाई? गिना, तेरा रैप्टा मारूंगा। ये 4 साइड ऊपर दिख रही है देखो, अरे भाई ठीक है, बस खत्म कर, और जो हो गया मैं यहाँ पे वो नहीं बता रहा, बस क्यूब है नहीं, समझ आ गया क्यूब? अच्छा, इसकी साइड क्या है? 1 मीटर की है, क्या है? और जिस क्यूब की साइड 1 मीटर होती है उसका वॉल्यूम जो होता है वो होता है 1 मीटर क्यूब। क्या होता है? 1 मीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम हो गया। ये क्यूब है जिसका वॉल्यूम क्या है? 1 मीटर क्यूब है, ठीक है, समझ गए? पहले मैंने इस क्यूब को इतना ही बड़ा आयरन से बनाया, फिर इसी क्यूब को इतना ही बड़ा मैंने एयर का बना दिया, फिर इसी क्यूब को मैंने किसी का बना दिया, सिल्वर का बना दिया, ठीक है भैया। आप देखोगे है तो हर केस में 1 मीटर क्यूब साइड वाला, वो कभी आयरन का है, कभी एयर का है, कभी सिलिकॉन का है। उनका मास भी क्या होगा? सबका अलग अलग होगा, ठीक है। मान लीजिए आयरन के, जब आपने आयरन का क्यूब बनाया था तो उसका मास आया था 4000 किलोग्राम, क्या आएगा? जब आपने एयर का बनाया तो 2 किलोग्राम आया, ठीक है। जब आपने इसी क्यूब को आपने ऐसा ही सिलिकॉन है ना, सिलिकॉन का बनाया तो आया आपका, मान लीजिए, अरे कोई बात नहीं, सिलिकॉन ले लो, क्या उसमें क्या है, रिलैक्स बॉयस। 3000 किलोग्राम। आपने 3 केस में क्यूब को उतना ही बड़ा अलग अलग मटेरियल का बनाया, आप देख रहे हो सबका मास क्या है? अलग अलग है, क्या है? तो जितना मास होगा इसका, इसका मास कितना है आयरन का? 4000, तो इसका मतलब आयरन की डेंसिटी होगी 4000 किलो 1 मीटर क्यूब की। किसकी? अगर मैं 1 मीटर क्यूब आयरन, 1 मीटर क्यूब बनाऊं, किसका? आयरन का बनाऊं, तो उसका मास क्या होगा? 4000 किलो। और जो उसका मास होगा 1 मीटर क्यूब का, वही क्या होगी? उसकी डेंसिटी होगी। क्या होगी? 1 मीटर क्यूब का जो मास होगा, चाहे वो किसी का भी हो, किसी भी मटेरियल का हो, उसका जितना भी मास होगा वही क्या होगी? उसकी डेंसिटी होगी। तो इसका मास क्या, जब आपने आयरन का बनाया तो क्या है था मास का? 4000 किलो, यानी इसकी डेंसिटी क्या होगी? 4000 किलो किसकी? 1 मीटर क्यूब की, ठीक है भैया। इसका मास कितना है एयर का? जब एयर का बनाया था आपने क्यूब, 2 किलो, तो इसका मतलब एयर की डेंसिटी क्या है? 2 kg 1 मीटर क्यूब की। आपने जब सिलिकॉन का बनाया तो इसका मास कितना आया था? 3000 किलो, इसका मतलब इसकी डेंसिटी क्या होगी? 3000 किलो 1 मीटर क्यूब।
तो एक्चुअल में होती क्या है डेंसिटी? डेंसिटी का मीनिंग होता है एक क्यूब जिसकी साइड क्या है, एक क्यूब जिसकी साइड क्या है 1 मीटर है, उसका वॉल्यूम क्या है 1 मीटर क्यूब है। तो उस क्यूब का जो भी मास होगा वही क्या होगी, उसकी डेंसिटी होगी। मास बराबर में डेंसिटी। अगर वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो 1 मीटर क्यूब, या वॉल्यूम ऑफ साइड कितनी हो, सॉरी साइड ऑफ क्यूब कितनी हो, समझिए भैया। तो मास और डेंसिटी सेम होती है, बस मास किसका होना चाहिए 1 मीटर क्यूब का। 1 मीटर क्यूब का जो भी मास होगा वही क्या होगा, उसका डेंसिटी हो। अब इसका फॉर्मूला आप सब जानते हो, मास अपॉन में, लेकिन आता कैसे, सुन लीजिए। डेफिनेशन क्या कहती है भैया, डेंसिटी क्या है, मास ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम या मास ऑफ 1 मीटर क्यूब। तो हमें पता जितना 1 मीटर क्यूब का मास होगा वही क्या होगी, उसकी डेंसिटी होगी। तो भैया देखिए फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, फॉर्मूला ड्राइव करते हैं भैया। तो अपने पास क्या भैया, एक क्यूब है, ये क्यूब है भाई, प्लीज ध्यान दीजिए, ये क्यूब है, इसका मास क्या है m kg, इसका वॉल्यूम क्या है v मीटर क्यूब। क्या है, मेरे पास एक क्यूब था जिसका मास क्या था m kg था, वॉल्यूम क्या था, तो v मीटर क्यूब का मास जो था वो कितना था m kg। तो 1 मीटर क्यूब का मास कितना होगा m अपॉन में v, m अपॉन में 1 मीटर क्यूब का जो भी मास होगा उसी को हम क्या कहते हैं भैया डेंसिटी। तो यहां से इसका फॉर्मूला आता है डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन में वॉल्यूम। समझ गए भैया, डेंसिटी क्या है 1 मीटर क्यूब का मास। आपको कितने भी मीटर क्यूब दे रखा है वो डेंसिटी नहीं कहलाएगा, बस आपको ये ध्यान रखना है, आपको उस मास को 1 मीटर क्यूब का निकालना है। किसमें निकालना है, जैसे मैं बोल दूं, सुन लीजिए 4000 किलो मास है 4 मीटर क्यूब के, 4 मीटर क्यूब का कितना मास है, तो ये डेंसिटी नहीं है, ये तो 4 मीटर क्यूब का है ना, आपको 1 मीटर क्यूब का निकालना है। तो 1 मीटर क्यूब का मास कितना होगा 1000 किलो। तो 1000 किलो जो है यही क्या होगा डेंसिटी होगा। 1 मीटर क्यूब का जो भी मास होगा वो क्या होगा। तो एक क्वेश्चन है 0.5 मीटर क्यूब का मास, 0.5 मीटर क्यूब का मास 50 किलोग्राम है, तो बताओ इसकी डेंसिटी होगी, कौन मेरे को बताएगा। 0.5 मीटर क्यूब का मास जो है वो 50 किलोग्राम है, डेंसिटी कितनी होगी इसकी 100। कितनी होगी, कैसे, क्योंकि आपको पता है 0.5 मीटर क्यूब का इतना मास है, तो 1 मीटर क्यूब का मास क्या होगा 50 बटे में 0.5, एक से ये क्या हुआ पॉइंट से ये क्या चला गया 500, 5 के पहाड़े में कितनी बार आता है 100 बार। तो भैया इसका डेंसिटी क्या होगी 100 kg पर मीटर क्यूब। क्या होगी, समझिए भैया। तो डेंसिटी क्या होता है मास ऑफ 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब का जो भी मास होगा वही क्या होगी डेंसिटी होगी। समझ गया, ठीक है। कैसी क्वांटिटी है, यहाँ पर फॉर्मूला में ड्राइव कर रखा है एम के जी मास है किसका वी मीटर क्यूब का। तो वी मीटर क्यूब का कितना मास है एम के जी, तो 1 मीटर क्यूब का क्या एम अपॉन में वी। तो ये 1 मीटर क्यूब का मास इतना है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे डेंसिटी बोलेंगे। कैसी क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब है भैया डेंसिटी, अगर आपको 4-5 डेंसिटी दे रखी है, टोटल डेंसिटी निकालने सीधा क्या करो ऐड कर दो, आपको कोई ट्राइंगल लो पैरेललोग्राम लो लगाने की आवश्यकता नहीं। जैसे एक यहाँ पे एक कंटेनर है, इसमें कुछ मटेरियल रखे हैं, सबकी डेंसिटी दे रखी है आपको, तो बोलेगा टोटल डेंसिटी कितनी है इसके अंदर, तो सबको क्या करो भैया ऐड कर दो, बस कुछ नहीं करना। एसआई यूनिट क्या होगी केजी पर मीटर क्यूब। कैसे, क्योंकि मास की क्या होती है केजी और वॉल्यूम की क्या होती है मीटर क्यूब। तो केजी डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, मास का क्या होता है केजी का क्या होगा मास, मीटर का क्या होगा लेंथ, पावर इसकी क्या है। तो ये हो गया आपका डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। चलो भैया मैं जिससे पूछूंगा प्योर वाटर की डेंसिटी इतनी है 10⁻³ बोले तो 1000 किलो, इसका मतलब क्या है। अगर प्योर वाटर की डेंसिटी 10⁻³ है तो इसका मतलब क्या है भैया, इसका मतलब यह है कि इसके प्योर वाटर के 1 मीटर क्यूब का मास क्या होता है, अरे सॉरी 10,000 नहीं 1000 किलो, 1000 किलो होगा क्या होगा। अच्छा सॉल्टी वाटर की डेंसिटी इतनी दे रखी है, इसका मतलब क्या है, इसका यह है वैसे लिखा क्या है बता दूं आपको, यह है 1030 किलो। ये क्या है
तो इसका मतलब यह है कि अगर सॉल्टी वाटर से क्यूब बना रहे हो जिसकी साइड क्या है 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर है, या जिसका वॉल्यूम क्या है 1 मीटर क्यूब है, तो उसका मास क्या होगा 1030 किलोग्राम। अगर आप मरकरी की बात करो तो मरकरी के जो मास होता है 1 मीटर क्यूब का, 1 मीटर क्यूब का जो मरकरी का मास होता है वो होता है 13,600 किलोग्राम। 13,000। आपको बता दूं आयरन से, अगर आप आयरन का इतनी बड़ी ईंट ले लो, पूरी पक्की ईंट हो, खोखली ना हो, और उसको मरकरी के टब में डाल दो, तो भैया मरकरी में डूबेगा नहीं, वो तैरेगा आयरन। समझ गया? आप कूद जाओ मरकरी मरकरी के तालाब में तो आप डूबेगे नहीं, आप आराम से उस पर तैरते रहोगे सरफेस पे। पता क्यों? क्योंकि भैया मरकरी की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है? मरकरी की डेंसिटी आयरन से भी कई गुना ज्यादा होती है। ठीक है? ब्लड, अगर ब्लड का 1 मीटर क्यूब बनाओ तो भैया उसका मास क्या होगा 1060 किलोग्राम। 1000 यानी 1 मीटर क्यूब के, भाई प्लीज, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम वाले में अगर पूरा ब्लड भर दोगे, पूरा ब्लड भर दोगे, क्यूब आते हैं ना इतने बड़े बड़े, देखा आपने प्लास्टिक के क्यूब आते हैं, अगर 1 मीटर का क्यूब लाओ उसमें आप ब्लड भरो, 4-5 लोगों का मर्डर कर दो, 4-5 से कहाँ होगा, और ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है भैया, नहीं 10-12 से भी ज्यादा, क्योंकि 5 लीटर ज्यादा ब्लड नहीं होता ना क्या लेके अंदर। ठीक है चलो, तो जो पूरा क्यूब भरने में जो भर के जो आएगा टोटल ब्लड का मास, वो क्या होगा 1060 किलोग्राम होगा। ठीक है? स्पेस तो छोड़ दो भैया, स्पेस तो आता ही नहीं है। नीचे एक वर्ड है रिलेटिव डेंसिटी। क्या आता है? बड़ा प्यारा टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है, सुन लीजिए भैया। क्या भाई 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 भाई, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है कि नहीं किसी भी चीज की डेंसिटी पानी के रिस्पेक्ट में कितनी है। पानी हमारे लिए आइडियल है, हम पानी के रिस्पेक्ट में ही बात करते हैं, और पानी की जो डेंसिटी होती है 1 मीटर क्यूब की, केवल पानी की, जो प्योर पानी होता है जिसको आप पीते हो, उसके 1 मीटर क्यूब की जो डेंसिटी होगी, यानी 1 मीटर क्यूब लो, उसके अंदर पूरा भर दो, तो उसके अंदर जो मास आएगा ना वो 1000 किलो एग्जैक्ट आएगा, ना ऊपर ना नीचे। यानी पानी की डेंसिटी क्या है 1000 किलो पर मीटर क्यूब, 1000 किलो पर मीटर क्यूब। समझ गया? तो पानी के रिस्पेक्ट में कौन ज्यादा है कौन कम है, ये उसकी रिलेटिव डेंसिटी से हमें पता लगता है। ठीक है? तो अभी तो इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको टॉपिक को स्टार्ट कर सकूं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बता दें। अगर मान लीजिए रिलेटिव डेंसिटी का नंबर होता है, जैसे डेंसिटी आपने पढ़ा, तो डेंसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है केजी पर मीटर क्यूब। रिलेटिव डेंसिटी में कोई एसआई यूनिट नहीं होती, केवल एक नंबर होता है। अगर किसी का रिलेटिव डेंसिटी 2 दे रखी है, क्या दे रखी है, तो इसका मतलब पता क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जिसकी रिलेटिव डेंसिटी 2 है वो पानी से 2 गुना क्या है भारी है, उसका मास पानी से 2 गुना ज्यादा है। अगर किसी की रिलेटिव डेंसिटी 10 है तो इसका मतलब वो पानी से 10 गुना भारी है, उसके पास 10 गुना ज्यादा मास है। मरकरी की रिलेटिव डेंसिटी 13.6 होती है। क्या होती है? इसका मतलब क्या हुआ कि पानी से, कौन से पानी से, प्योर पानी से जिसको आप पीते हो, उससे वो 13.6 गुना क्या है ज्यादा भारी। समझ गए भैया? तो रिलेटिव डेंसिटी कोई खास बहुत ऐसा हाई फाई टॉपिक नहीं है, ये बस प्योर पानी के रिस्पेक्ट में कौन सी चीज कितनी भारी। अच्छा मैं बोलती हूँ रिलेटिव डेंसिटी 0.5 है, तो बता क्या हुआ? किसी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी 0.5 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वाटर ज्यादा भारी है। अगर किसी की रिलेटिव डेंसिटी 0.5 है ना, तो इसका मतलब यह होता है कि पानी से आधा है।